नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय मार्केट्स के लिए अब तक शानदार पहला घंटा। अब हम शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में खरीदारी। निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 23,100 के पार। बैंक निफ्टी में भी बढ़त। मिड कैप और स्मॉल कैप ने ली राहत की बड़ी सांस। आज एनबीएफसीज, फार्मा और मेटल शेयरों में शानदार मजबूती। गोल्ड की तेजी के चलते आज मुथूट फाइनेंस में शानदार मूव। साथ ही साथ एसबीआई कार्ड्स, ग्रेन्युल्स और मेटल्स में शानदार तेजी। उम्मीद से अच्छे Q3 नतीजों से मुथूट फाइनेंस में तूफानी तेजी। शेयर 6% चढ़कर बना वायदा का टॉप गेनर। अच्छे नतीजों और ब्रोकरेज के बुलिश व्यूज के बाद जुबिलेंट फूडवर्क भी 6% चला। वहीं खराब रिजल्ट्स के बाद भारत फोर्ज बना एफएनओ का टॉप लूजर। बाजार में आवास स्पॉटलाइट शेयरों का जलवा। एसबीआई कार्ड करीब 5% ऊपर। बजाज फिंसर्व में भी खरीदारी। डिवीज लैब्स और मुथूट कल के बिग स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन। इधर राजेश सतपथी क्विक सिंगल लुपिन की बाय कॉल सुपर हिट, 6% ऊपर शेयर। आज आएंगे निफ्टी में शामिल हिंडाल्को के नतीजे। 50% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा। मार्जिन में भी सुधार संभव। साथ ही यूबीएल और मन्नापुरम समेत वायदा की 5 कंपनियों के नंबर्स पर रहेगी नजर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में। और मार्केट में इस समय दिख रहा है आपको शानदार मोमेंटम। निफ्टी करीब 130 पॉइंट ऊपर 23,175 पर। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर 49,700 पर। मिड कैप इंडेक्स में 1.25% की रैली। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी शानदार रैली। एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर। 3:1 का एडवांस डिक्लाइन आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। और उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम है। स्मॉल कैप भी दिखा दीजिए एक बार प्लीज़। मुथूट फाइनेंस करीब 7% ऊपर। उसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क 5%, औरोबिंदो फार्मा 5%, लुपिन 5%, एसबीआई कार्ड 5%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 4.5%, ग्रैन्युअल्स, एमएनएम फाइनेंशियल, बजाज फिनसर्व। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां आपको अच्छे मोमेंटम दिखाई देंगे इस समय ट्रेड में। लूजर्स आज ढूंढना थोड़ा टफ है। अब तक तो खैर लूजर्स ज़्यादा थे, लेकिन एक आध नाम जो स्टैंड आउट करते हैं उनमें भारत फोर्ज, हालांकि डेलो से काफ़ी ऊपर 3%, और बीएससी करीब 1% नीचे अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वीरो जैम, तो ये थी अब तक की छोटी सी समरी, आपने सुनी अभी। और अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पे यहाँ पे कैपिटलाइज करते हैं। 23177 निफ्टी ट्रेड करता हुआ। आपके स्क्रीन पे जो 4 पैनलिस्ट हैं अभी आज की इन कॉल्स के लिए वो मौजूद हैं। अमित सेठ जी, सचिन जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और साथ ही साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास सालुके और अमोल अठावले। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, आपके 2 ट्रेड्स। मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, दोनों भी मेरे बाय साइड के रहेंगे। एक है बैंकिंग में एक्सिस बैंक, मुझे यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का डेली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। ऊपर में मुझे लगता है कि 1050 के आसपास के टारगेट यहाँ पे एक्सिस बैंक में देखने मिल सकते हैं। 996 का नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रख के एक्सिस बैंक को बाय करना है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा भारतीय एयरटेल पे। भारतीय एयरटेल में एक अच्छा वापस एक अप ट्रेंड ऑलरेडी देखने मिला है लास्ट कुछ दिनों में। यहाँ से मुझे लगता है कि 1760 तक का एक अप यहाँ पे देखने मिल सकता है। 1700 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंट्राडे में देखने मिल सकता है। तो 1700 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल को यहाँ पे बाय करना है। 1760 का स्टॉप और ऊपर में एक टारगेट देखने मिल सकता है। वीकली चार्ट पे दोनों भी चार्ट में अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट देखने मिल रहा है, और भारतीय में स्पेशली एक अच्छा ब्रेकआउट लास्ट वीक से कंटिन्यू होते हुए देखने मिल रहा है। तो 1760 का इमीडिएट टारगेट यहाँ पे भारतीय एयरटेल में आते हुए देखने मिल सकता है। तो चलिए ये हो गई विकास जी की पिक। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? अनुज जी, फोकस थोड़े से शॉर्ट स्क्वीज काउंटर्स पे है। एंड वहां पर जो पहला स्टॉक रेडार पे आया है वो है एसबीआई लाइफ का। यहाँ पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक स्विंग बनना चाहिए अराउंड 1530 तक। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी 1458 के स्टॉप लॉस के साथ। जो दूसरा काउंटर है वो है पॉलिसी बाजार का। काफी समय के बाद ये स्टॉक रेडार पे आया है। 1600 के आसपास का हर्डल इसने काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। तो यहाँ पर भी 1595 के स्टॉप लॉस के साथ पॉलिसी बाजार में भी लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी 1720 के टारगेट के लिए। के पॉलिसी बाजार पे आपका एक बाय कॉल। अमोल, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स।
जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। बजाज फिनेंस के साथ जाना चाहूँगा। 8400 के आसपास है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 8750 8800 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 8250 का। आई थिंक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है और वही टेक्सचर स्टॉक ने कंटिन्यू किया है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। करेक्शन के बाद एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा मैं जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ जाना चाहूंगा, वो भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। 974 के आसपास है, पोजिशनरी टारगेट निकल के आ रहे हैं 1000 और 1020 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 955 का। बड़े करेक्शन में भी स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है और मार्केट में जब तेजी मोमेंटम बढ़ रहा है उसमें स्टॉक ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। ओके, अमित जी बताइए आपने क्या पिक किया? जी अनु जी, दो काउंटर्स रहेंगे ऑन द लॉन्ग साइड। पहला रहेगा सिप्ला। सिप्ला में हम एक स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं, काउंटर ने अपना 200 डेमा रिगेन कर लिया है। एक नेकलाइन का भी हम ब्रेकआउट देख रहे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल अर्ली मॉर्निंग में हम देख रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 1470 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1530 के, 1530 के। दूसरा स्टॉक रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर हम चार्ट देखें तो कल के सत्र में हमने एक शार्प रिकवरी इसमें देखी थी, जहां पे स्टॉक ने अपने सारे की मूविंग एवरेजेस रिगेन कर लिए थे। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अल्ट्राटेक बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 11,400 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 11,700 के। अल्ट्राटेक सीमेंट 11521 पे, और मैं आपके स्क्रीन पे रखूँगा एक स्टॉक है दैट्स डिलीवरी। मैं इसको इस बात के लिए स्क्रीन पे रख रहा हूँ क्योंकि आपको एक संकेत मिल जाए कि सबसे ज़्यादा जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, जिनमें बहुत मंदी हुई थी, जिनमें बहुत शॉर्टिंग हुई थी, वो भी आज कवरिंग के मूड में है। इवन डिलीवरी, याद रखिएगा किसी भी पर्सपेक्टिव से हम किसी ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था कि बाजार में मूड कैसा है। एक्सपायरी डे निफ्टी एट डे हाई 23,188। आज शॉर्ट कवरिंग का दिन एज ऑफ नाउ लग रहा है। देखिए, अब डिलीवरी का जिक्र किया मैंने। सचिन, इंडियन होटल्स पे आपका व्यू क्या है? ये भी आके अब डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। सुबह सिंक हुआ, सिंक होने के बाद कल की लोअर ट्रेजेक्टरीज को रिटेस्ट किया, अब पुल बैक। यहाँ पर आपका व्यू? वीरेंद्र जी, आइडियल लेवल है जहाँ से थोड़ी सी एक रिलीफ रैली बन सकती है काउंटर में। एक मेजर सपोर्ट क्लस्टर है 740 के आसपास, उसी लेवल को वापस इसने रिविजिट किया है एंड काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन है 15 मिनट चार्ट्स पे। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी जो अपमूव यहाँ पर मिली है वो थोड़ी एक्सटेंड होनी चाहिए। तो 765 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ से 742 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, इंडियन होटल्स यहाँ पर भी शानदार मूव इस समय आपको दिखाई देगा। निफ्टी अब 23,184 पर बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी तिमाही में पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के नतीजे अच्छे रहे हैं। मुनाफे में करीब 50% का उछाल आया है, साथ ही आय और मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। और एक बार स्टॉक दिखा दीजिए। आई थिंक अपर सर्किट पर लॉक्ड है ये स्टॉक। आज 10% के सर्किट पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। अब हमारे साथ पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के CMD सौरभ गाडगिल मौजूद हैं। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए कि जो आपके स्टोर एडिशन है उसको लेकर अब आपका क्या प्लान है? यहाँ से किस तरीके के स्टोर एडिशंस देखने को मिलेंगे? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसे हमने अभी रिपोर्ट किया था कि Q3 के आखिर तक हमारे 48 स्टोर थे, और अगले क्वार्टर में मतलब Q4 में हम लोग 5 स्टोर ऐड करेंगे। इसमें से 4 स्टोर होंगे कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, और एक फ्रेंचाइज स्टोर होगा। इसमें से 2 कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर ऑलरेडी चालू हुए हैं, एक सतारा में, एक शोलापुर में। सो एज ऑफ नाउ हमारी स्टोर की संख्या 50 है। 3 स्टोर मार्च में लॉन्च होंगे, तो मार्च एंड तक 53 पे ये फिगर जाएगा। और अगले साल में 25 स्टोर्स की प्लानिंग है, जिसमें से 12 फ्रेंचाइजी होंगे और लगभग 12-13 कंपनी ओन स्टोर्स रहेंगे। अच्छा, एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। अब जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस में मैसिव सर्ज आया है, और अब हम बात कर रहे हैं कुछ लोग कि इस साल शायद 1 लाख पर भी पहुंच जाए गोल्ड, आपके बिजनेस पर कैसे इम्पैक्ट आता है? आप हेज कैसे करते हैं? आपके मार्जिन्स पर कैसे इम्पैक्ट आता है? आई एम श्योर डिमांड बढ़ती होगी क्योंकि लोगों को लगता होगा कि गोल्ड बढ़े जा रहा है, तो क्या ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स की डिमांड बढ़ती है? क्या ज्वेलरी की डिमांड कम होती है? मतलब एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है मार्जिन्स नंबर्स पर? जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहता है और जब हर एक को लग रहा है कि इससे और ही सोना ऊपर जा सकता है, तो डिमांड तो स्ट्रांग रहती है। भले वो डिमांड ज्वेलरी की हो या बुलियन की हो।
क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में वेयर योर इन्वेस्टमेंट, तो लोग ज्वेलरी भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदते हैं। तो डिमांड तो स्ट्रांग दिख रही है। जो Q3 था जिसमें प्राइसेस बहुत ऊपर गए थे, दिवाली में प्राइसेस लगभग 75-80 के पास पहुंच गए थे, फिर भी डिमांड अच्छी थी। ओल्ड गोल्ड का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नई ज्वेलरी बनवाने के लिए, तो 30-35% बिजनेस वहां से आता है कि लोग पुराने जेवरात देकर नए जेवरात खरीदते हैं। ये सब चलते IPO के बाद हमने हमारा हेजिंग के ऊपर जो फोकस था वो काफ़ी स्ट्रांग था, और अभी आज लगभग हम पूरे तरह हेज है। सो प्राइस मूवमेंट या प्राइस जो फ्लक्चुएशन है इसकी इम्पैक्ट कंपनी पे कोई दिख नहीं रही है। और जैसे हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो लो स्टॉक और हाई स्टॉक टर्न्स के ऊपर है। सो ये चलते हमारी जो मार्जिन्स है वो मार्जिन्स इनफैक्ट बढ़ रही है, क्योंकि स्टडेड का रेशो बढ़ रहा है। जो हमारा पूरा फोकस अभी है स्टडेड ज्वेलरी के ऊपर, भले वो डायमंड्स हो, कुंदन पोल की हो, तो उसके चलते उसका रेशो बढ़ रहा है, तो मार्जिन में थोड़ी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट दिख रही है। और स्टोर्स एडिशन जो हमने किए हैं उसके कारण जो कॉस्ट थोड़ी बढ़ी है वो सेट ऑफ हो रही है ये स्टडेड के बिजनेस में मार्जिन से। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से मार्जिन पे इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ दिखने की संभावना नहीं है। अच्छा प्रधान साहब, मैं एक और चीज़ जो कि शायद इस स्पेस में इस वक्त बहुत चर्चा का विषय है वो है लैब ग्रोन डायमंड्स। इस पर आपका व्यू क्या है, और यहाँ पे डिमांड कैसी दिखाई दे रही है आपको? क्या ये थोड़ा इम्पैक्ट डाल रही है? देखो, हम जो सीरियस शॉपिंग चेन्स है जिनके पास लोगों का तरीका देखने का बड़ी शॉपिंग की है, वेडिंग शॉपिंग है, वहाँ पे लैब डायमंड की इम्पैक्ट ज़ीरो है। हमारे कोई भी स्टोर में लैब डायमंड की कस्टमर से डिमांड नहीं दिख रही है। इसके दो रीजन है। एक तो हमारे पास जो प्रोफाइल कस्टमर्स का है वो प्रोफाइल सीरियस शॉपर्स का है, और दूसरा है कि हमारी जो डायमंड की सेल है, डायमंड साइजेस जो हम बेचते हैं वो 11-12 सेंट के अंदर के होते हैं मैक्सिमम। तो लैब डायमंड की डिमांड दिख रही है अभी बड़े साइजेस में 30 सेंट 40 सेंट से लेके कैरेट 2 कैरेट तक, क्योंकि वहां पे आपको प्राइस का डिफरेंस मिल रहा है, दिख रहा है। तो ये चलते हमारे ऊपर इम्पैक्ट जीरो है इसका। इनफैक्ट हमारी डायमंड सेल में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ये साल भी हमारी नेचुरल डायमंड ग्रोथ में 35-40% की ग्रोथ दिखेगी। सो हम लोग काफी बुलिश है नेचुरल डायमंड पे, और हमारी इसके ऊपर ही फोकस रहेगा। ओके, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के प्रोजेक्शंस क्या हैं आपके? टारगेट्स क्या रखे हैं आपने अगले 1 साल के लिए? सो हमने जो पिछले साल अभी जो अपना पर क्वार्टर में जो 26% की सेम स्टोर ग्रोथ दिखाई है, मेरे हिसाब से वही ट्रेंड चलता रहेगा, क्योंकि हमारे सेम स्टोर में भी काफ़ी पोटेंशियल है ग्रो करने का। हमने ये साल में जो हमारे पुराने सभी स्टोर थे उनको रिनोवेट किया है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। हमारा कन्वर्जन 93% के ऊपर है, वॉक इन टू कन्वर्जन्स, तो वो चलते मेरे हिसाब से सेम स्टोर ग्रोथ इन द रेंज ऑफ 20-25% आगे मेंटेन होनी चाहिए। अच्छा, अब आपका काफ़ी प्रेजेंस तो ऑब्वियसली वेस्टर्न इंडिया में है, कहीं और एक्सपेंशन के प्लान्स हैं कि आपके, या खुश हैं आप यहीं पर? नहीं, खुश तो हम महाराष्ट्र से बहुत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम बिजनेस है। अभी महाराष्ट्र गोवा 2 स्टेट में हम हैं, लेकिन हमने इसे पहले भी कहा है कि 2025-26 ईयर में हम लोग महाराष्ट्र से बाहर एक्सपेंशन करेंगे, और जो हमारे आगे के एक्सपेंशन होंगे वो प्राइमरीली हम लोग ने पेशवा रूट पकड़ा है। सो महाराष्ट्र से लेके जैसे पेशवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार और दिल्ली तक गए थे, तो वही रूट हमारा आगे रहेगा एक्सपेंशन का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट सौरभ जी आगे के क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ें, इससे पहले एक बार एक कॉल रिविजिट करते हैं सचिन के साथ बजाज फाइनेंस की। एक बार बजाज फाइनेंस का चार्ट लेकर आइए इंटरडे में। सचिन, अब बताइए क्या व्यू रहेगा अब स्टॉक पर? अनुज जी, लेवल्स वाइज तो मुझे लग रहा है 85-30 तक की विजिबिलिटी क्लियर ही है। एंड जिस तरीके से हमने इसे चेस किया है 8300 के कॉल ऑप्शन द्वारा, तो मुझे लग रहा है वो कॉल ऑप्शन का स्विंग अभी अराउंड 240 के आसपास हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉप लॉसेस थोड़े से ट्रेल करने चाहिए। 190, 190, 194, 192 के आसपास हमने इसे लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह दी थी। सो स्टॉप लॉस आई थिंक 210 के आसपास ट्रेल करके पोजीशन को रिटेन करने की सलाह होगी 320 के फाइनल टारगेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा करने के लिए हेक्सागन पार्टनर्स LLP के डायरेक्टर
तुषार प्रधान जुड़े हैं, जिनके पास मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में 26 साल से ज़्यादा का अनुभव है। उनसे समझते हैं कि इस मार्केट में अब क्या करना है। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। क्या अब समय आ गया है कि सेलेक्टिवली बाइंग शुरू की जाए या फिर अभी भी मार्केट में संभल कर चलने की ज़रूरत है? नहीं, ये तो आपके होराइजन पे डिपेंड करता है। जैसे कोई अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहे तो मेरे ख्याल से टुडे इज़ द बेस्ट डे टू डू इट। रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आपका व्यू अगर 1 साल का है तो मेरे ख्याल से सिलेक्टिवली, जैसे आपने कहा, कई एरियाज में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। स्पेशली सम कंपनीज, इट्स फैक्ट 50% से ऊपर जिनकी इरोजन प्राइस में हो गई है। क्लियरली देयर मस्ट बी सम वैल्यू देयर। तो मेरे ख्याल से अगर व्यू आपका इंटरिम है तो मेरे ख्याल से दिस माइट बी जस्ट अनदर गुड टाइम। हाउएवर आई मस्ट से कि मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्लियर ग्रीन सिग्नल अभी तक आया नहीं है, क्योंकि एफपीआईज की सेलिंग जारी है। इंटरनेशनली भी करेंसी को लेके देयर इज सम वीकनेस। टैरिफ की जो सिचुएशन हुई है वो क्लियर नहीं है। तो ऐसा कुछ हो भी सकता है जहाँ पे खास करके यूएस मार्केट्स में अगर गिरावट आती है तो हमें उसके लिए सतर्क भी रहना पड़ेगा। तो ऐसा कोई बिल्कुल ग्रीन सिग्नल तो है नहीं, मगर जैसे मैंने कहा कि आपका टर्म अगर लंबा तक है तो दिस इज एज गुड अ टाइम टू एंटर द मार्केट्स। आप इस समय पर्सनली कहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कहाँ पर टॉप अप कर रहे हैं? कौन सी थीम्स टॉप ऑफ द रेडार हैं आपके लिए? तो हमने तो देखा है कि हमारे पोर्टफोलियोज में कि जहाँ कहीं भी हमने मिस किया है, जैसे कि ये फाइनेंशियल्स जो हैं, जो लेंडिंग कंपनीज नहीं है, जो मैं कहूँगा जो फाइनेंशियल मार्केट्स को सपोर्ट करती हैं, जैसे डिपॉजिटरीज हुई या आरटी एजेंट्स हुए या ऐसी कोई सुविधाएं या सर्विसेज हुई जिसमें कि आपको मार्केट ग्रोथ के ऊपर जब भरोसा होता है तो उनको तो एक नेचुरल बाय हो जाता है। तो हमने हमारे पोर्टफोलियोज में पहली राउंड में तो ये मिस कर लिया था। इन स्टॉक्स में भी काफ़ी गिरावट आ चुके हैं, फ्रॉम 20 to 30% देयर इज सम ड्रॉप देयर। एब्सोल्यूट वैल्यू तो अभी भी नहीं है, मगर मेरे ख्याल से थोड़ा सिलेक्टिवली उसमें हम फोकस कर रहे हैं। और एक जगह है जहां पर हमने देखा है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बिल्कुल ही आउट ऑफ फेवर हो चुकी हैं। बिल्कुल मैं वही भी कहूँगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू अब तक वहाँ भी नहीं आई है, मगर रिलेटिव वैल्यू जब तक कि हम पिछले अगस्त सितंबर में देख रहे थे उनकी वैल्यूज, वहाँ से अब तक मेरे ख्याल से इन सम, नॉट ऑल, there is some selective value. So these are the two areas that we are looking at very closely. We are also very positive on information technology, खास करके जब हम देखते हैं कि रुपये की वैल्यू इतनी घट रही है और हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे उसकी प्रॉफिट ग्रोथ रुपये वैल्यू में इनकी ईपीएस ग्रोथ अगले साल के लिए काफ़ी तेज़ रहेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर गिवन द फैक्ट दैट देयर इज रोबस्टनेस इन द यूएस इकोनॉमी, there is going to be reported profit growth in IT companies in India. I think this is also a very strong space to be in. So ये 3 सेक्टर्स फिलहाल हमारे लिए फोकस में हैं। अच्छा प्रधान साहब, आपके इस मंच को ज्वाइन करने से पहले हम एक गोल्ड कंपनी से बात कर रहे थे, ज्वेलरी कंपनी से। गोल्ड 85-86 की रेंज में अपने आप में एज एसेट क्लास, साथ ही साथ ये बहुत सारे बैंकों को, एनबीएफसीज को ड्राइव करता है। आपका व्यू क्या है इस वक्त? क्या ये अभी भी स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी, कंसिडरिंग आई थिंक जो भी टैरिफ वॉर चल रही है ग्लोबली, करेंसीज पे इनका इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग डॉलर, और क्योंकि बहुत सारे बैंक्स का भी आज की तारीख में जो है वो गोल्ड फाइनेंसिंग कारोबार में एक सब्सटेंशियल चंक है, फॉर इंस्टेंस फेडरल बैंक। आपका इस एसेट क्लास पे और इससे जुड़ी सारी कंपनियों पर व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, गोल्ड का व्यू तो फिलहाल अब जैसे बन रहा है, क्योंकि जब हम करेंसीज की वीकनेस करते हैं, बात करते हैं, तो गोल्ड बिकम्स अ नेचुरल हेज एसेट्स फॉर मेनी पोर्टफोलियोज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया की जब बात करेंगे तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि जैसे आपने अभी तक डिस्क्राइब किया कि गोल्ड का इम्पैक्ट गोल्ड लेंडिंग कंपनीज पे होता है। अभी तो ज्वेलरी कंपनीज भी काफ़ी लिस्टेड हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। कंजम्पशन एज अ थीम जब हम देखते हैं इंडिया की इकोनॉमी में,
तो इंडियंस आर ग्रेट कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड एज वी ऑल नो। तो इन सारों का एक साथ में विश्लेषण करना डिफिकल्ट है, क्योंकि सब कंपनीज को अलग अलग तरीके से इसको इम्पैक्ट होता है। मगर मेरे ख्याल से जब हम हमारा फिलहाल का जो बजट देखेंगे, जिसमें कि काफ़ी टैक्स में रिडक्शन आया है फ्रॉम द व्यू दैट पीपल शुड नाउ स्टार्ट टू कंज्यूम मोर, मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट हम साल के एंड में, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड FY26 में देखने शुरू करेंगे, जब तक कि लोगों को कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि इनकी इनकम काफ़ी ठोस मात्रा से बढ़ रही है, क्योंकि टैक्स उनका घट रहा है। मेरे ख्याल से इंडियंस प्रीफर गोल्ड फॉर वेरियस रीजंस, वेदर इट इज़ फॉर वेडिंग एक्सपेंस, वेदर इट इज़ जनरली अ स्टोर ऑफ वैल्यू एट्सेट्रा। मेरे ख्याल से वो अट्रैक्टिव उनको रहेगा, क्योंकि उन्होंने लगातार गोल्ड की प्राइस में बढ़ोतरी देखी है। तो गोल्ड में एक्चुअल गोल्ड परचेजेस में थोड़ा सा इन्वर्जन आता है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और जब घटने लगता है तो लोग रुक जाते हैं। तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्वर्स सिग्नल हियर। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि जब गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है तो गोल्ड लेंडिंग कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादातर बेनिफिट में आ जाती हैं, क्योंकि उनकी लोन टू वैल्यू जो रेशियो होता है, जो रिजर्व उन्होंने सिक्योर किया होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और पोटेंशियली अगेंस्ट द सेम लोन दे कैन देन लेंड मोर टू द सेम पर्सन। तो ग्रोथ क्लियरली उनकी एसेट वैल्यूज में दिखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से, जैसे मैंने कहा कि ये सिंपल क्वेश्चन, नॉट एट सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट होता है गोल्ड की प्राइस बढ़ने पे। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस में बी स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर ऑन फॉर सम टाइम। ओके, अच्छा प्रधान साहब, आपने कैपिटल गुड्स पे और इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन पे, इंफ्रा पे, पावर पे क्या व्यू रखा हुआ है? क्योंकि बजट में एक तरफ जो बहुत बड़ा टैक्स कट मिला, उसके अगेंस्ट शायद इतना बड़ा थ्रस्ट कैपेक्स के फिगर्स में नहीं था, सब्सटेंशियल चेंज नहीं था, बड़ा हाइक नहीं था। उसके बाद थोड़ी सी मायूसी इस स्पेस में थी। बट आप लोगों ने कैसे रीड किया? क्योंकि इस बार रिपोर्टेड नंबर्स में सीमेंट्स के नंबर फिर भी अच्छे थे। अल्ट्राटेक सीमेंट ने बहुत शानदार नंबर पेश किए, वॉल्यूम्स उनके बेहद स्ट्रॉन्ग थे। तो ऐसे में अभी कॉल क्या लेनी चाहिए इस स्पेस पे? देखिए, मेरा तो कहना है कि कैपेक्स स्पेस एक साल का व्यू नहीं ले सकते हम, क्योंकि कैपेक्स ऑन द ग्राउंड आने तक 2 या 3 साल तक तो लग ही जाते हैं। तो मेरे ख्याल से, और कैपेक्स साइकिल जो है, हर एक कंपनी उस साइकिल में इन्वॉल्व होती है अलग अलग स्टेजेस में। तो मेरे ख्याल से ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक वेक्टर है जो हम अगले 2 या 3 साल के लिए देख सकते हैं, इमीडिएट गेन्स के लिए नहीं। एक तो हमें पता है कि जो बजट में नंबर आया गवर्नमेंट कैपेक्स का, मेरे ख्याल से एक तो इसी फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा अनएलोकेटेड सम तो है ही। अगर आपने हर एक नंबर देखा होगा नज़दीक से, तो जैसे कि हमारे स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन का साल था पिछला साल, तो जनरली कैपेक्स का एक्चुअल खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि सारे बजट्स जो हैं दे आर इन स्टोर फॉर वेटिंग फॉर द बजट आउटकम, द इलेक्शन आउटकम। तो मेरे ख्याल से ये जो लैग इफेक्ट रहेगा, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स अभी खर्चा करने चालू करेंगी और ये फाइनेंशियल ईयर एंड तक तो ये ज़रूर मोमेंटम जारी रहेगा। और ये अगर सम आपने जोड़ लिया अगले बजटेड सम से, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ गवर्नमेंट कैपेक्स में भी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ये खर्चा होने वाला है। मगर कैपेक्स मैं समझता हूँ, गवर्नमेंट कैपेक्स तो अपनी जगह है, मगर फॉलो अप जो प्राइवेट कैपेक्स में आने वाला है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादातर लिस्टेड कंपनीज को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। और मेरे ख्याल से इस साइकिल में इन्वेस्टेड रहना अगले 2 या 3 साल में इन्वेस्टर्स को काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट कैपेक्स की कड़ी है वो हम बहुत सालों से रुके हैं उसके लिए, और मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में हम ये प्राइवेट कैपेक्स का दौर भी देखने वाले हैं। ओके, एक आखिरी सवाल तुषार जी, कल म्यूचुअल फंड के डेटाज आए, वैसे नंबर्स ठीक ठाक थे, लेकिन सिप में कुछ कैंसिलेशंस हुई हैं। क्या अब एक रिस्क है कि यहाँ से थोड़ा SIP फ्लोज कम होंगे? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए, सिप इज़ अ हैबिट, और अभी तक के जो सिप इन्वेस्टर्स हैं जो 10 साल से सिप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनमें तो कोई ऐसी
नर्वसनेस मुझे नज़र नहीं आती। जिनको सही तरीके से सिप की एडवांटेज शायद पता न हो और पिछले साल में उन्होंने हर एक सिप का पॉजिटिव ही नतीजा देखा हो, शायद वो इन्वेस्टर्स थोड़े से थोड़े से नर्वस हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा के एक्सपेक्टेशन के ऊपर उनकी इम्पैक्ट अब तक शायद उन्होंने नहीं देखी, क्योंकि ये 2-3 महीने जो है वहाँ उनकी शायद सिप इन्वेस्टमेंट या तो बैलेंस है या तो नेगेटिव में चल रही है। तो मैं समझता हूँ वो एक रिएक्शन है, मगर शायद इन इन्वेस्टर्स ने सिप की जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है वो समझी ही नहीं है, क्योंकि सिप में आप सबसे ज़्यादा कंपाउंडेड रिटर्न कमा सकते हैं जब आप हर एक वैल्यू पे, हर एक लेवल पे सिप खरीदते हैं। और जब हम डाउन मार्केट में हमारा सिप इन्वेस्टमेंट होता है तो हमारी एवरेज प्राइस 5, 10, 7 साल जो भी आपने सिप रखा हो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम ज़्यादा यूनिट्स लोअर प्राइस पे खरीदने वाले हैं। तो मैं कहता हूं कि जो ये एम्फी डेटा है वो आपको सिर्फ नर्वस इन्वेस्टर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देते हैं कि जो इस सिप इन्वेस्टमेंट के बारे में शायद न जानते हो, ज़्यादा कमिटेड ना हो। We can see that, but I don't think this is a very I would say large scale move to come out of SIPs. In fact, it makes no sense to come out of SIPs when the market falls. मतलब वो बिल्कुल ही गलत मैं समझता हूँ आपकी रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि जब तक कि आपकी प्राइस लेवल कम ना हो आपकी रिटर्न प्रोफाइल ज़्यादा नहीं हो सकती ओवर द नेक्स्ट 5 or 10 years। चलिए ठीक है, तुषार जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल सिप ना रोकें, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो। इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट में अच्छा मूव आया, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट मिड कैप इंडेक्स में बहुत ही शानदार मोमेंटम। और एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन कंचन और श्रेया के साथ।